हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ए वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ एल विथ ए स्मॉल लोड एम एट द एंड इज हिंज्ड एट ए पॉइंट ए and occupies a strictly vertical position touching a block of mass m. A light jerk sets the system in motion. For what mass ratio m by m will the rod form an angle theta is equal to pi by 6 with the horizontal at the moment of separation from the block? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसा सिचुएशन है, ये हमारा एक रॉड है, वर्टिकल रॉड, जो कि ए पॉइंट पर पाइवोटेड है और ये जो उसका अभी का जो पोजीशन है ये एकदम वर्टिकल है। तो ऐसे वर्टिकल है, स्ट्रिक्टली वर्टिकल है। तो अब इस कंडीशन में ये रॉड का लेंथ जो है वो एल है। तो इस कंडीशन में अगर इसको थोड़ा सा झटका दिया जाता है, एक थोड़ा सा जर्क दिया जाता है, मतलब नेग्लिजिबल जर्क दिया जाता है, तो ये जो है ये इस तरफ ऐसे मोशन करना स्टार्ट कर देता है। एंड ये इस तरफ जब मोशन करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो मास है ये भी इस तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। एज ए रिजल्ट ये जो मास है ये धीरे धीरे आगे चलता जाएगा एंड ये जो तुम्हारा स्मॉल एम मास है ये ऐसे ऐसे गिरता रहेगा, राइट। एंड यहाँ पर ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब ये जो कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है वो आगे निकल लेगा एंड ये स्मॉल एम का जो कॉन्टैक्ट है कैपिटल एम के साथ वो छूट जाएगा। तो जब स्मॉल एम का कॉन्टैक्ट कैपिटल एम से छूट जाएगा तब अगर थीटा का वैल्यू, मतलब थीटा मतलब एट एनी टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लेते हैं यहाँ पर वो स्मॉल एम का पोजिशन है एंड यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, ये जो कैपिटल एम अभी यहाँ पर है एंड अभी ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द थीटा। तो ये बोल रहा है कि जब ये स्मॉल एम ये कैपिटल एम से जब छूट जाएगा तो उस टाइम जो थीटा बन रहा होगा दैट विल बी पाई बाय 6। अगर ऐसा हुआ तो एम बाय एम का रेशियो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए उस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं एंड वो पोजीशन दिखाते हैं जहां पर वो जो स्मॉल एम मास है कैपिटल एम मास वाले ब्लॉक से कॉन्टैक्ट छूटने वाला है। तो वो फिगर कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा वो सिचुएशन है जहां पर जो स्मॉल एम मास है वो उसका कॉन्टैक्ट कैपिटल एम वाले ब्लॉक से छूटने वाला है। तो ये हमारा कैपिटल एम और ये हमारा हो गया स्मॉल एम, ये हमारा स्मॉल एम। तो यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट छूटने जा रहा है तो उस टाइम ये जो रॉड है जिसका लेंथ एल है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो लेट से थीटा। सो यहाँ पर ये जो स्मॉल एम मास है वो जब मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, जब वो मूव करता है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और इस कंडीशन पे जब थीटा इज इक्वल टू 5/6 हो जाता है तब इसका कॉन्टैक्ट उस ब्लॉक से छूट जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस कंडीशन में क्या क्या फोर्स लग रहा है इस स्मॉल एम मास के ऊपर। सबसे पहले स्मॉल मास के ऊपर एक तो ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज ग्रेविटी mg। ठीक है, और mg का कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा वो हमारा हो जाएगा mg साइन थीटा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला लाइन अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो आ, हम देख सकते हैं, और इसी को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसी को थोड़ा हम इधर से ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल अगर हमारा थीटा होता है तो ऑब्वियसली ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। सो दिस कंपोनेंट विल बी एम जी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट जो है वो जो रॉड के अलग एक्ट कर रहा है एंड इस मास का जो मूवमेंट हो रहा है इस सर्कल में हो रहा है एंड ये जो फोर्स लग रहा है ये कंपोनेंट एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये रॉड के अलग लग रहा है। तो इसलिए वो कोई भी वार्डन नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत होगा तो बाद में हम दिखा देंगे। तो अभी के लिए ये हमारा एम जी हो गया एंड ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा
वो हमारा हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट अगर साइन कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, तो उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वो mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है कैपिटल एम मास के साथ, तो यहाँ पर एक फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एम मास के ऊपर, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एंड उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा, मतलब जस्ट अपोजिट टू योर एम जी कॉस थीटा, वो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे आएगा। एंड वो हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो एन साइन थीटा हो जाएगा, ये सॉरी एन साइन थीटा। सो दिस एंगल विल बी एन साइन थीटा। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्मॉल मास को लग रहा है उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि ये जो तुम्हारा स्मॉल एम है, ये एक सर्कुलर पाथ में से ट्रैवल कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ये उसका सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है। एंड ये जो है मतलब ये जो है ये उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम ही है, दैट इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो इतना सारा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। एम जी एक हो गया, उसका कंपोनेंट हमने दिखा दिया, और एन हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद ये जो कैपिटल एम है, उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो अगर हम दिखाएंगे, तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगने वाला। तो कैपिटल एम के ऊपर इस नॉर्मल रिएक्शन का जो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम के ऊपर लेफ्ट साइड को लग रहा है, तो कैपिटल एम के ऊपर वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो राइट साइड को लगेगा, सेम अमाउंट का फोर्स वो लगेगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन करके देखते हैं कि जब ये कॉन्टैक्ट छूटने वाला है, तब ये कैपिटल मास का वेलोसिटी कितना होगा, या फिर स्मॉल एम जो मास का वेलोसिटी कितना होगा। सो इस कंडीशन से जब वो स्मॉल एम मास ऐसे था और कैपिटल एम मास ऐसे था, इस कंडीशन से लेकर अभी कंडीशन मतलब अभी जो ये मास ऐसा है और कैपिटल एम मास ऐसा है, इस कंडीशन से लेकर इस कंडीशन तक हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। वो तो हम अप्लाई कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, एनर्जी कंजर्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं, तब सारे के सारे फोर्स जो है सिस्टम के अंदर जितने भी सारे इंटरनल फोर्स है, वो सब कंजर्वेटिव फोर्स होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो भले ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन उसके द्वारा जो नेट वर्क डन हो रहा है वो हमारा जीरो है। कैसे, क्योंकि अगर हम देखें कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस मास के ऊपर लेफ्ट साइड को ऐसे लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स के अलग जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो हमारा ये है। ये इतना डिस्प्लेसमेंट, इसको अलग कलर में दिखाता हूँ, इतना डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स के अलग हो रहा है। किस, तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालें इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा स्मॉल एम मास के ऊपर, अगर हम वर्क डन निकालें, सो यहाँ पर हमारा वर्क डन आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड लेट दैट डिस्प्लेसमेंट इज एस। एंड यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस 180 लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, एंड हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, माइनस एन इंटू एस। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा कैपिटल एम पे भी कुछ वर्क डन हो रहा है, तो कैपिटल एम जो था पहले, उसका जो पोजीशन था वो ऐसे था, अब इधर आ गए हैं, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी इतना ही हुआ है। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एम मास ने
किया था अलोंग दिस डायरेक्शन, उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी ये ब्लॉक ने किया है अलोंग दिस डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों के केस में सेम है लेकिन ऑपोजिट। तो इसलिए कैपिटल एम के लिए जो वर्क डन आएगा वो हमारा हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां पर जो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड जो फोर्स है दैट इज जीरो। सो यहाँ पर एन एस आएगा। सो अगर हम टोटल वर्क डन की बात करते हैं तो वो जीरो आता है। वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो हमारा जीरो आता है। सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन सिस्टम के अंदर उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो कंप्लीटली जीरो है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मतलब कौन कौन सी सिचुएशन के बीच हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। एक तो सिचुएशन ये है जिस सिचुएशन में ये मास एकदम परपेंडिकुलर होगा एंड ये उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में होगा, ये कंडीशन। और एक कंडीशन ये है जब मास हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई/6 एंगल बना रहा है एंड इसके साथ इसका जो कांटेक्ट है वो छूटने वाला है। तो ये कंडीशन, ये दो कंडीशन के बीच में हमको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखें। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो मास ऐसे इस हाइट में था, अब जो ये कुछ एंगल नीचे आ रहा है तो इसका कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो ये है। तो एज ए रिजल्ट उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा एंड जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा वो इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको दिखाई देगा। क्योंकि ये जब यहाँ तक आ गया होगा तो इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। और उसके साथ ही साथ ये जो ब्लॉक है इसका भी कुछ स्पीड होगा, इसका भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ दैट विल बी इक्वल टू इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। तो आइए एनर्जी कंजर्वेशन करता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा एल साइन थीटा, राइट। क्योंकि ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा 90 - थीटा है और ये अगर हमारा एल है इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो एल साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक हुआ है, तो फास्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एल था, अब ये हमारा एल साइन थीटा हो गया है। तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा एल माइनस एल साइन थीटा। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमने जान चुके हैं कि वर्क डन बाय द नॉर्मल एक्शन फोर्स जीरो। तो इसका हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। सो यहाँ पर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट इज एम जी एल माइनस एल साइन थीटा। सो एल को हमने कॉमन ले लिया, 1 - sin थीटा। ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी अपियर as the kinetic energy of this and also kinetic energy of this। तो हम इसका काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। सपोज इस मास जो है, ये जो मास है उसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, उसका जो वेलोसिटी है जब कंडक्ट छूट रहा है वो वेलोसिटी लेट से v। तो ये अगर v होता है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उस टाइम पे कैपिटल एम ब्लॉक का भी होगा एंड वो वेलोसिटी कितना होगा। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं अगर ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो ये मास जो है इसका वेलोसिटी अगर v है इस डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी हो जाएगा इसका कंपोनेंट दैट विल बी v sin थीटा, v sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया स्मॉल m का, और उतना ही वेलोसिटी हमारा इस ब्लॉक का होगा दैट इज v sin थीटा। ये हमारा हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा जो स्मॉल m का जो वेलोसिटी होगा दैट इज हाफ m v स्क्वायर, प्लस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा दैट इज हाफ कैपिटल M v साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो mgl, और यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन लिखा ये तब हमने लिखा जब इसका कांटेक्ट छूट रहा है, और जब इसका कांटेक्ट छूट रहा है उसका जो एंगल है मतलब एल जो है उसका जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज पाई/6 मतलब 30 डिग्री। सो यहाँ पर साइन 30 जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, तो 1 - हाफ दैट इज हाफ इज इक्वल टू हाफ
एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है साइन 30 हाफ उसका स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो इसका वैल्यू हमारा निकल गया, ये हमारा mgl/2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर बाय 4। तो हाफ जो है वो हम दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अब हमारा जो इक्वेशन बन गया वो हमारा हो गया एम जी एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 4। सो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, हमारा वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये निकल जाएगा एम प्लस कैपिटल एम बाय 4 which is equal to v square into 4m प्लस कैपिटल m बाय 4। सो अगर v स्क्वायर के वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और एक स्टेप यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो हमारा ये फाइनल आ गया एम जी एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर 4m प्लस कैपिटल m डिवाइडेड बाय 4, एम जी एल डिवाइडेड बाय 4m प्लस 4। तो ये हमारा वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अभी हम देखते हैं जब वो कांटेक्ट छूट रहा होगा तब एक्सेलरेशन का क्या हाल है, मतलब उस कैपिटल एम मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि कैपिटल एम का जो मास होगा उसका एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। वो इसीलिए वो फिगर को फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा फिगर हो गया। तो जब वो कांटेक्ट छूट रहा होगा तो उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लेकिन जब कांटेक्ट छूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ में से मूव कर रहा है तो इसका दो एक्सेलरेशन रहेगा। एक तो हो जाएगा ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक इस फोर्स की वजह से mg cos थीटा फोर्स की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। एक्चुअली बोथ फोर्स की वजह से एफ mg cos थीटा एंड यहाँ पर जो n sin थीटा है, ये दोनों की मतलब एफर्ट में इन दोनों की वजह से यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो बोथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, तो हम बोथ इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये अगर हम निकालेंगे तो ये दोनों मिलके ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन इस तरह पे वो बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा कंडीशन है, मतलब जब ये छूटेगा तब ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, ये कंडीशन उसके बाद उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पहले आर्बिट्ररी एंगल थीटा के लिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम फर्स्ट लिख लेते हैं। फॉर आर्बिट्ररी एंगल थीटा, फॉर आर्बिट्ररी एंगल थीटा द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक उसको हम लेते हैं ए लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है पर्टिकुलर इंस्टेंट में लेट दैट इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आज ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में, एम और स्मॉल एम फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तो हम देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्योंकि आज मतलब क्योंकि ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, तो इस ब्लॉक का तो इस स्मॉल एम का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा। इसलिए हमने लिखा एक्सेलरेशन ए मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम मास अलोंग द हॉरिजॉन्टल। तो वो क्या होगा, स्मॉल एम का दो कंपोनेंट्स है, एक तो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा है
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका जब एक्सेलरेशन का हम कंपोनेंट लिखेंगे तो बोथ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। ये हमारा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है। एंड ये टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब इस लाइन के साथ ये कितना एंगल ये क्रिएट कर रहा है, मतलब दिस वाले एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा। तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। एंड ये कंप्लीट एंगल हमारा 180 डिग्री। सो ओनली दिस एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC कॉस 180 माइनस थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो ये है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये अगर हमारा थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये फिर से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस AC सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर उसका वेलोसिटी इस तरफ v है एंड इसका रेडियस ये L, तो ये हो जाएगा v² बाय L। तो हम यहाँ पर लिखेंगे v²बाय L एंड कॉस थीटा प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो है mg cos थीटा और ये हमारा n sin थीटा, दो फोर्स लग रहे हैं। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n sin थीटा डिवाइडेड बाय इसका मास जो है दैट इज m। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर उसका कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल मतलब cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा। ये हमारा हो गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कैपिटल M ब्लॉक। सो अब ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं जब ये दोनों कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं। जब कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा 0 एंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। व्हेन कॉन्टैक्ट बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M is lost at that time acceleration of the block that is A is equal to 0 and also normal reaction force जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन में हम प्रूव करते हैं। लेट दिस इक्वेशन 2, इसको प्रूव कर देंगे तो ये हमें निकल जाएगा एक्सेलरेशन 0 मतलब लेफ्ट साइड 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू, और उस टाइम कॉन्टैक्ट छूटने टाइम जो हमारा एंगल है थीटा का जो वैल्यू है वो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। सो माइनस v²/L, ये हमारा हो जाएगा √3/2 प्लस इस कंडीशन में ये वाला जो ये एकदम 0 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है, और यहाँ पर साइन थीटा ये हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पर mg, ये पर भी cos 30 √3/2 और ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, ओनली डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पर साइन 30 मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, इतना ही आएगा। सो यहाँ पर ये वाला जो माइनस है इसको हम लेफ्ट को ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा v²/L √3/2 प्लस ये हमारा m कट जाएगा, तो g इज इक्वल टू, ये हमारा m कैंसिल आउट हो जाएगा, g √3/2 इंटू हाफ। तो ये √3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा ओनली g/2। सो यहाँ पर जो v² आ जाएगा, v² हमारा आ जाएगा g/L/, ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम सर ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इसको लेके मतलब यहाँ पर जो v² का वैल्यू मिला है इसको लेके हम यूज कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको साइड बाय साइड लिख लेता हूँ।
हम इक्वेशन नंबर 3 हमको मिल गया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल बाई 2। सो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 हम 3 हमको ये मिल गया है बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल बाई 2। तो इसको अगर हम इस वन में यूज कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा जी एल बाई 2 इज इक्वल टू 4m जी एल डिवाइडेड बाय 4m प्लस एम। एक्चुअली गलती से यहाँ पर 4 लिख दिया है, ये m एक्चुअली। सो 4m प्लस m दैट इम्प्लाइज, सो यहाँ पर जी एल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाय 4m प्लस m। सो m दोनों मतलब ऊपर नीचे m स्मॉल m डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस m बाय m। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा m बाय m प्लस 4 ये हो जाएगा 8। दैट इम्प्लाइज m बाय m हो जाएगा हमारा 4। तो उस जो मास रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, उस मास रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 4। तो m बाई m अगर 4 होता है तो जब वो एक दूसरे से कांटेक्ट छूटेंगे तब वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा होगा दैट इज पाई बाय 6 होगा। तो ये उसका सोल्यूशन है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सोल्यूशन सबको समझ में आया हो और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए समझ में आया हो। धन्यवाद।